हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में बात करेंगे। मीन्स एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जो जैव मंडल या बायोस्फीयर है उसमें जीवों का अस्तित्व ऊर्जा के प्रवाह और पोषण पदार्थों के पारिस्थितिक तंत्र में परिसंचरण पर निर्भर करता है। किसी भी इकोसिस्टम में जीवों की जो बायोडाइवर्सिटी है और जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन दो बातों पर ही निर्भर करती है कि उस सिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा है और उसमें जो पोषण पदार्थ हैं वो कितने उपलब्ध हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो इकोसिस्टम है उसमें हम या फिर कम्युनिटी में जो ऊर्जा का प्रवाह है और पोषण पदार्थों का परिसंचरण है उसको अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा एक दिशीय होता है, यानी केवल एक दिशा में इसका प्रवाह होता है और ऊर्जा की हानि लगातार होती जाती है। जबकि जो पोषण पदार्थ हैं उनका परिसंचरण साइक्लिक रूप में होता है या चक्रीय रूप में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह पाया जाता है, जबकि जो अजैविक पदार्थ हैं उनमें चक्रीय प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो जो ऊर्जा प्रवाह है उसमें अजैविक पदार्थ या एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उनके चक्रण के समान कोई चक्र नहीं पाया जाता। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि जो जैव मंडल है उसमें ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स जो है वो सूर्य का प्रकाश है। पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए ऊर्जा अल्टीमेटली सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है और यही ऊर्जा एक दिशीय मार्ग या वन वे पसाज में सदा एक उद्गम स्थल कौन सा सूर्य से आती है और दूसरे फिर जो आपके इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं उनमें चलती रहती है। तो जो सूर्य का प्रकाश है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको अपना भोजन बनाने के रूप में कौन प्राप्त करता है? जो हरे पादप हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एज ए प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हो जो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है और जो प्रकाश की किरणें हैं वो वायुमंडल से गुजरती हुई पृथ्वी पर आती हैं। तो इस दौरान लगभग सूर्य के प्रकाश का 30% भाग जो क्लाउड्स और डस्ट होती है उनसे परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चले जाते हैं और 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि 50% जो है ऊष्मा के रूप में धरातल द्वारा यानी पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य का केवल 0.2% प्रकाश ही प्रकाश संश्लेषण के रूप में जो ग्रीन प्लांट हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ये जो हरे पौधे हैं ये सूर्य की प्रकाश को विकिरणों के रूप में अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग कर भोजन बनाते हैं या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो सूर्य में एनर्जी है वो किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है। और जो हरे पादप हैं इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यही रासायनिक ऊर्जा या फिर कहें भोजन, जो हरे पादपों ने भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पारिस्थितिक तंत्र में समस्त जो कंज्यूमर्स होते हैं उनमें प्रयुक्त होती है। तो एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इन वन डायरेक्शन टिपिकली फ्रॉम द सन
through the photosynthetic organism that includes green plant and algae, then through herbivores to carnivores, and finally decomposers. ठीक है, तो सौर ऊर्जा, यदि ऊर्जा प्रवाह चक्र को हम देखें तो सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आने के बाद तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और पर्णहरित युक्त जो पौधे होते हैं वो ऊर्जा के प्रकाश की कुछ मात्रा को प्रकाश संश्लेषण से क्रियाशील ऊर्जा या भोजन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। शेष जो ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा के रूप में परितंत्र या जैवमंडल में विचरण करती रहती है। समस्त जो जीव हैं भोजन रूपी क्रियाशील ऊर्जा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जो ये ऊर्जा का प्रवाह है, यानी किसी इसमें अपने बायोस्फीयर में जो ऊर्जा का प्रवाह है ये थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार ही काम करता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। तो पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा दो रूपों में मिलती है। पहली विभव ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी गतिक ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवेश होता है, रूपांतरण होता है और फिर वितरण होता है, और ये सभी प्रवेश, रूपांतरण, वितरण ऊष्मागतिक नियम या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ही होता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसे हम ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहता है पहला नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे पौधे प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यही जो ऊर्जा है श्वसन के दौरान ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जो प्रकाश ऊर्जा है इसको कार्य और ऊष्मा में रूपांतरित किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा नियम है उसको हम एंट्रोपी का नियम या लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है तो इसमें ऊर्जा का ह्रास या लॉस होता है। इस ह्रास हुई ऊर्जा, ये जो ह्रास हुई ऊर्जा होती है, जो एनर्जी जिसका लॉस होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में विकृत हो जाता है। ऊष्मा का कोई भी रूपांतरण 100% दक्ष नहीं होता, इसलिए कभी भी जो क्रियाशील एनर्जी है 100% उपयोग में नहीं आती है। कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा का औसतन 10% ही अपने शरीर निर्माण में प्रयोग कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में या जो फूड चेन्स हैं उनमें ऊर्जा के स्थानांतरण में 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर के जीवों द्वारा संग्रहित की जा सकती है तथा शेष 90% जो एनर्जी है वो ऊष्मा के रूप में अपव्यय हो जाती है। तो हम लोगों ने जाना कि जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें पारिस्थितिक तंत्र के जो सभी पोषण स्तर हैं या ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और उस सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी है उसका केवल 0.2% ही प्रकाश संश्लेषण के रूप में हरे पादप और शैवालों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पिरामिड्स देखे थे। तो 3 तरह के हमने पिछले वीडियो में पिरामिड देखे थे। एनर्जी के पिरामिड देखे थे, नंबर्स के पिरामिड देखे थे और
बायोमास के पिरामिड देखे थे। तो आप लोगों ने देखा था कि एनर्जी के जो पिरामिड हैं उनमें क्या होता है, जो फूड चेन्स होती है उसके स्तरों पर एनर्जी कितनी कितनी उपलब्ध होती है, ये हम एनर्जी पिरामिड के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रूप में जब हम किसी फूड चेन में एनर्जी का लेवल दिखाएं तो उसे एनर्जी पिरामिड के रूप में दिखाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह का जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो लिंडमैन ने किया। इन्होंने क्या किया, मिनीसोटा की जो झील है उसके पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों में जो ऊर्जा प्रवाह है उसका चित्रण किया और ऊर्जा गतिकी की धारणा दी, जिसे हम पोषण गतिकी या ट्रॉफिक डायनेमिक्स कहते हैं। जैसा कि आप इस एनर्जी पिरामिड में देख रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो आपके उत्पादकों के लेवल पे या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके लेवल पे होती है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या शाकाहारी हैं उसमें केवल उस ऊर्जा का 10% ही रूपांतरित हो पा जाता है या ट्रांसफ़र हो पाता है। और जब दूसरे लेवल से है ना, जो शाकाहारी हैं उससे प्राथमिक जो मांसाहारी हैं उनमें यदि ऊर्जा का प्रभाव होगा तो वो भी उसका 10% होगा, और जो टॉप कार्निवोरस हैं उनमें सेकेंडरी कार्निवोरस से जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा वो भी उसका 10% होगा। तो इस तरह उत्तरोत्तर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी है वो 10% ऊर्जा स्थानांतरण के नियम का पालन करती है। तो इस तरह लगातार जो जैवमंडल है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है और जैवमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। जैसे कि आप आगे देखोगे कि जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है या नाइट्रोजन साइकिल है, तो इनमें क्या होता है, इन एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो किसी इकोसिस्टम के जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं या फैक्टर्स हैं, इनका जो चक्रण है वो साइक्लिक रूप में होता है, लेकिन ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो एक दिशीय होता है। इसमें चक्र जैसी कोई अवधारणा नहीं बनती। ठीक है, तो आप लोगों को एनर्जी फ्लो किसी को सिस्टम में कैसे होता है ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ। थैंक यू।